हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2 को, जो 2022 में आपका पेपर आया है। प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने पेपर 1 है उसको ऑलरेडी डिस्कस किया, और भी कई प्रीवियस ईयर पेपर को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज के सेशन में आप कुछ क्या नया सीखने वाले हैं। देखिए, हर एक ईयर में जो आपका पेपर आता है आप ईजिली एसेसिबल, आप उसे ईजिली रिफर कर सकते हैं ऑन डायरेक्ट बेसिस। बट आज के इस पर्टिकुलर एनालिसिस में हम एक डिफरेंट ओवरव्यूज लेकर के आएंगे, जहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक आपका जो है कितने मार्क्स का वेटेज कर रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई, हमें तो पता है पेपर 2 तो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है, बट उस थ्योरेटिकल पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस और उसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी होगी, आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तक जितने भी हमारे पास क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट मेंस में अपीयर किए हैं, उन सबके जो व्यूज़ हैं, जो उनके सजेशंस हैं, उनको भी आज इस पर्टिकुलर सेशन में कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद आप क्वेश्चंस को कैसे फेस करते हैं, और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पेपर जो है हमारा पेपर 2, ये अगेन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंपलसरी है, सेम जैसे हमने पेपर 1 में डिस्कस किया था कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंपलसरी है। उसके बाद 8 क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चन टोटल में करने हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, तो उसके बाद आपको 3 क्वेश्चंस और करना है। तो टोटल आपके 5 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, दैट इज 50 मार्क्स हर एक क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट वेटेज है। ठीक है, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करें, आपको 250 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपको टाइमिंग जो अवेलेबल है वो है 3 आवर्स के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो देख लेते हैं भाई, कंपलसरी क्वेश्चन में हमें किस तरीके के क्वेश्चन को फेस करना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको 150 वर्ड्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट ए है, एमबीओ इज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग, इलुसिडेट द स्टेटमेंट। तो आपको ये जो एक स्टेटमेंट है, ये एक ब्लेसिंग, एमबीओ को क्या है बोला कि भाई ये ब्लेसिंग तो है बट मिक्स है। तो एग्जामिनर यहाँ पे आपको, उसे पता है कि आपको एमबीओ की अगर नॉलेज है तो अब आपको उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि ये एक मिक्स्ड ब्लेसिंग है। अगर आपको केवल इसके पॉजिटिव साइड या प्रॉन्स काइंड्स दिख रहे हैं तो आप एक इसे मिक्स्ड ब्लेसिंग नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि एमबीओ एक मिक्स्ड ब्लेसिंग है। तो हम देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ही स्टेटमेंट है, जहाँ पे एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखो। तो पेपर 2 की स्ट्रैटेजी टोटली डिफरेंट होने वाली है। हर एक सब्जेक्ट आपस में एक यूनिक वे ऑफ प्रिपरेशन कैरी करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2 में, वहाँ पे हम कवर अप करेंगे ओटी, ओबी, एचआरएम एंड आईआर, और देखने वाले हैं कि कैसा पेपर आया था। ठीक है, तो फर्स्ट ए आपका जो क्वेश्चन है कंपलसरी है, 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस हमने देखा कि पहला ही क्वेश्चन इन्होंने स्टेटमेंट वाइज पूछा है, जहाँ पे एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन आपकी क्रिएटिविटी से है, डायरेक्ट आंसर से नहीं। Second, question number 1b. Explain how the matrix structure break the unity of command concept. Again, एग्जामिनर आपकी क्रिएटिविटी चेक कर रहा है। यहाँ पे आपके दो कॉन्सेप्ट मिक्स्ड हो रहे हैं। एक की मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, दूसरा कॉन्सेप्ट यूनिटी ऑफ कमांड कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। तभी इसका मिक्स करके आप एक अच्छा आंसर लिख सकेंगे, जहाँ पे आपको बताना है कि किस तरीके से जो मैट्रिक स्ट्रक्चर है, ये यूनिटी कमांड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है तोड़ रहा है, उसे ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो अगेन जो है ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का कंपलसरी है, और एग्जामिनर चेक कर रहा है आपकी क्रिएटिविटी। यानी पेपर 2 बिल्कुल अपोजिट नेचर जा रहा है पेपर 1 से। पेपर 1 हमारे काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, वहीं पे पेपर 2 की स्टार्टिंग में ही एग्जामिनर आपका टेस्ट ले रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 सी, अगेन कंपलसरी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। Critically discuss the impact of personality trait on the behavior in the organization। तो आपको डिस्कस करना है क्या, इम्पैक्ट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट, जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं डिफरेंट, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर पे जो वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। सो क्रिटिकली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट ऑन द बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो बिहेवियर इंडिविजुअल का आप एज अ ग्रुप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। तो अगेन एग्जामिनर आपकी यहाँ पे स्टैटिक नॉलेज प्लस आपकी क्रिएटिविटी चेक कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1D, अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सिस्टम अप्रोच इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी।
तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली हमने करवाया है सिस्टम अप्रोच पे, बिकॉज सिस्टम अप्रोच आपके न्यूज़ का भी पार्ट रहा था, ठीक है। तो सिस्टम अप्रोच पे हमने डायरेक्ट अभी क्वेश्चन किया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सिस्टम अप्रोच ऑन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी। तो जो थ्योरी इवॉल्व हुई उसमें सिस्टम अप्रोच का क्या रोल है उसके बारे में ब्रीफ आपको नोट देना है। क्वेश्चन नंबर 1A, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। मेन सिस्टम पूछा गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपसे मेन सिस्टम की उम्मीद की गई है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या है, ये तो पता होना चाहिए, प्लस उसका मेन सिस्टम क्या है, ठीक है, उसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम क्वेश्चन 1 को कंक्लूड करें तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन ये डायरेक्ट आते थे, लेकिन इस बार हमें कुछ नया देखने को मिला है। आपके क्वेश्चंस के थ्रू एग्जामिनर आपकी क्रिएटिविटी चेक कर रहा है, ये देख रहा है कि ऐसा तो नहीं आप केवल रट के चले आए, तो आप कितने क्रिएटिव हो, आप कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हो, वो एग्जामिनर ने एक्सपेक्ट किया है आपसे पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि कंपलसरी 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जो कि ऑप्शनल है आपका। और अगेन हम देख सकते हैं ये 50 मार्क्स वेरी कर 20, 10 एंड 20, ठीक है, 50 मार्क्स, सॉरी 20, 20 एंड 10, ये 50 मार्क्स, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज। ओके, so question number 2A क्या है? The choice between centralization and decentralization cannot be made in isolation. None is good or bad. Critically evaluate this statement. काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है और रिसेंटली स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी कंडक्ट कराया जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग इन अ न्यूज़। और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि आपसे पूछा गया है कि आपको चूज़ करना है सेंट्रलाइजेशन, और जो चॉइस होती है ना वो आइसोलेट नहीं होगी कि भाई हमें सेंट्रलाइज ही जाना है या डिसेंट्रलाइज ही जाना है और ये अच्छा है ये बुरा है। आपको इसे इवेल्युएट करके इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें भी एग्जामिनर ने बोला भाई ऐसा नहीं है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आप याद करके आ गए और लिख लिया, आपकी क्रिएटिविटी चेक की जा रही है। तो इसमें मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट को, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो तो तुरंत आपके माइंड में ऐसे स्पीड से वर्क करना चाहिए उसे कि आप तुरंत ट्री डायग्राम प्लेस कर अपने माइंड में, क्या चीज़ आपको पहले लिखनी है, क्या एंड में लिखनी है, और कैसे आपको इन डॉट्स को कनेक्ट करके अपने स्टेटमेंट को वाइंड अप करना है। आपको ये डायग्राम्स बनाने चाहिए आपके माइंड में ताकि आप उसे लिखते चले जाएं। माइंड में जब ये ट्री डायग्राम आप मेंटेन करने लगेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे जो सरप्राइज क्वेश्चंस हैं उसे आराम से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2B, आपके 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ डिसॉर्शन इन परसेप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका। गिव सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द परसेप्चुअल कैपेबिलिटीज ऑफ मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको सजेस्ट करना है, यहाँ पे भी मिक्स्ड है आपका स्टैटिक नॉलेज प्लस क्रिएटिविटी एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है। और 10-10 वेटेज डिवाइड कर दिया इक्वली दोनों पार्ट में, ये पहली बार देखने को मिल रहा है जहाँ पे स्पेसिफिकली दिखाया गया है भाई 10 मार्क्स में कॉजेस को बता दो और 10 मार्क्स में सजेशंस दे दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2B आपका 20 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2C है आपका, ब्रीफली रिव्यू हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन प्रोवाइड बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो फोकस किया गया है, बोला है रिव्यू करो, एक सेकेंड व्यू दो और ये बताओ कि भाई कॉन्फ्लिक्ट कैसे बेनिफिशियल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे अच्छी बात पता है क्या की है इस एग्जाम में, इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूछा नहीं है ऐसे कि भाई कॉन्फ्लिक्ट कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, तो उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं 10-15 लाइन लिख के चले आते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव में पूछ लिया है, एक बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगरी जो कि ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पूछा, ये नहीं पूछा इंडिविजुअल और ग्रुप और इकोनॉमी और इंडस्ट्री, नहीं, ओनली ऑर्गेनाइजेशन। तो काफ़ी आसान हो गया ये, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को हम कंक्लूड करें तो आपका ये काफ़ी ब्लेंड, काफ़ी अच्छा, आपको अगर स्टैटिक नॉलेज है तभी आप अपनी क्रिएटिविटी इस आंसर में पुट कर सकते हैं, यहाँ पे अपने एग्जामिनर को अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को अगर हम कंक्लूड करें तो जो मेजॉरिटी फोकस है एग्जामिनर का वो आपकी क्रिएटिविटी पे है, और जो माइनॉरिटी फोकस है वो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग पर। अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो आप लिख कैसे पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है बट क्रिएटिविटी पे भी फोकस किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3A है हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी व्हाई अ लॉट ऑफ वर्कर आर नॉट मोटिवेटेड ऑन देयर जॉब एंड डू ओनली द मिनिमम नेसेसरी टू गेट बाय।
तो आपका ये जो थ्योरी था, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, आज तक ऐसे थ्योरी जो क्वेश्चंस आते थे वो डायरेक्ट आ जाते थे। यहाँ पे एग्जामिनर ने बोला भाई अब वो जमाना चला गया, क्रिएटिविटी चेक हो रही है आपकी यहाँ पे, और एग्जामिनर ये बोल रहा है कि थ्योरी की मदद से अब आप ये बताओ कि क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर हैं वो मोटिवेटेड नहीं होते अपने जॉब में, और बस काम इसलिए करें क्योंकि उन्हें उतना उनका मिनिमम पे मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको आंसर तो करना है, बट केवल और केवल एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बेसिस पे आंसर करना है। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, एग्जामिनर अगेन आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे चेक कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3B, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज ए सेट ऑफ एजम्पशन। जो कल्चर है ना वो क्या है, एजम्पशंस का एक सेटअप है, बिलीफ, वैल्यू एंड नॉर्म्स विच आर शेयर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, एक्सप्लेन। तो आपको एक तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया वेटेज 6, 7, 7। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले बस बोल देते थे 20 मार्क्स का है, तो स्टूडेंट क्या करते थे, जो अच्छा आता है ना उसमें भर भर के लिख के आते थे। अब वो नहीं कर सकते हो। अब क्या करना है, आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया भाई, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। 6 मार्क्स में से मार्किंग होगी, पॉजिटिव एरिया की 7 मार्क्स से होगी और नेगेटिव एरिया की 7 मार्क्स से मार्किंग होगी। टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3B। ठीक है, एग्जामिनर ने आपकी क्रिएटिविटी प्लस आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज को इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 3C, क्रिटिकली एग्जामिन दी प्रूडेंट स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली अगर पढ़ा है तो लिख पाओगे, नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली नहीं लिख पाओगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं ये, और डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई आपकी क्रिएटिविटी चेक नहीं हुई। तो पहला ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे एग्जामिनर ने बोला कि ठीक है चलो माफ़ किया, डायरेक्ट आंसर लिख दो, और अदरवाइज अब तक वो आपकी क्रिएटिविटी को चेक कर रहे थे। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर पता है क्रिएटिव आंसर्स आ रहे हैं ना तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप उसे प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो, और इससे आप ये प्रूफ करते हो एग्जामिनर को कि आपके ऑफिसर स्टैंडिंग पे जो भी सिनेरियो आएगा, जो भी सिचुएशन आएगा, आप उसे क्रिएटिवली हैंडल करने वाले हो। बट हमें प्रैक्टिकल अप्रोच देखना है, एग्जाम में क्वालिफाई करना है मेंस में, तो हमें ये देखना है, एक बैलेंसिंग अप्रोच बनानी है कि आप किस में स्ट्रांग हो, आपकी स्ट्रेंथ एरिया क्या है, उस हिसाब से आपको वर्क करना होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4A हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4A क्या है, क्रिटिकली इवैल्यूएट। ठीक है, तो हमें क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप प्रोपाउंडेड बाय फेडलर। तो देखिए 2 थ्योरी आ गई अब तक की। ठीक है, हाउ इज दिस थ्योरी डिफरेंट फॉर सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय पॉल हर्से एंड केनेथ बेल्चर। तो आपसे ये कंप्लीटली थ्योरी पढ़ के गए हो तभी अटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन को, वरना कुछ भी नहीं लिख के आ सकते। तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में पूछा। सबसे पहले ये बोला कि भाई कंटिजेंसी थ्योरी जो है लीडरशिप की वो बता दो जो फेडलर ने दी है, और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा हाउ इज दिस थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम सिचुएशनल थ्योरी जो कि हर्से एंड बेल्चर ने दी है। तो 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट आपने अच्छी सी प्रिपरेशन की होगी तो बिल्कुल आराम से इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एक तरीके से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4B में आपसे पूछा गया, डिस्पाइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप ऑफ लाइन एंड स्टाफ, व्हाई इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, गिव साउंड सजेशन टू मिनिमाइज दिस कॉन्फ्लिक्ट। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। लाइन और स्टाफ का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा से। मैंने बताया कि लाइन और स्टाफ पे हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा और इसी को बैठ के रट लो, नहीं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक स्विच दे दिया आपकी क्रिएटिविटी चेक करने के लिए। एग्जामिनर ने ये बोला कि भाई अब ये मुझे बता दो कि भले ये दोनों आपस में एक जो है कॉम्प्लीमेंट्री भी रिलेशन है, इनका सप्लीमेंट्री भी रिलेशनशिप है, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट है, और कैसे इसे रुकोगे। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री पहले दिखाना है, फिर सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप दिखाना है, और फिर सजेशन देने हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेटेज डिवाइड किया गया है 10 मार्क्स में। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4C, the implementation of information technology produces change in organization structure as a relationship is dynamic, explain in brief। तो अगर आप अपडेटेड हैं, ऑब्वियसली अब अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपडेटेड हैं, जहां आप ऑनलाइन लर्निंग करने लगे हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं, तो आप देख रहे हैं ना कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, कैसे टाइम चेंज हो रहा है। तो उन टाइम को मीट करना है आपको, जमाने के साथ बदलना है। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, जो कि आप चेंज देखना चाहते हो, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो।
दैट इज ट्रू फैक्ट। आइदर आप एज एन ऑफिसर प्लेस्ड होते हो तब भी आपको एक नई क्रिएटिविटी वहाँ पे लाते रहना होगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी इन्होंने पूछा है कि भाई ये जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज ले आ रही है, क्योंकि उसका जो रिलेशनशिप है वो डायनेमिक है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफ अच्छी नॉलेज है तो आप ऑब्वियसली, अगर आप आईटी को ऑप्ट कर रहे हैं, आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसकी क्रिएटिविटी को आराम से प्रेजेंट कर पाएंगे, इस आंसर को काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेक्शन ए को कंक्लूड करें ना, तो एग्जामिनर ने इस बार काफ़ी बढ़िया ट्विस्ट दिया है। पेपर 1 में आपको कॉन्फिडेंस में ले लिया कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, अब निश्चिंत रहो, और जैसे ही आप पेपर 2 देने बैठे, ओके अब आपकी क्रिएटिविटी चेक की है, कंप्लीट फॉर्म में क्रिएटिविटी। अगर आप मुझसे वेटेज पूछें तो अगर आपने स्टैटिक पोर्शन कवर अप किया है और अगर आपको क्रिएटिविटी हैंडल नहीं करने आती है तो आप पेपर को केवल 20% ही अच्छे से अपीयर कर पाओगे। लेकिन अगर आपने पेपर में टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया और आपने क्रिएटिविटी पे भी वर्क किया है अपनी, बिकॉज आर्ट, आंसर राइटिंग इज अ आर्ट, है ना। तो आप अब आपके मन में क्वेश्चन है कि भाई कितना ये आर्ट को प्रैक्टिस कर लें, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें मैम की सफिशिएंट हो, कोई लिमिट नहीं है। तो ऑब्वियसली अनलिमिटेड तो करोगे नहीं, क्योंकि ऑप्शनल एक स्ट्रेंथ है और बाकी एरियाज पे भी ध्यान देना है। तो कम से कम आपको ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन हर पैटर्न में प्रिपेयर करना चाहिए, प्लस आपको ट्री डायग्राम आपकी माइंड मैप में प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि आपकी क्रिएटिविटी क्रिएट हो, क्योंकि हर वक्त आप लिख नहीं सकते। आपको जीएस भी तैयार करना है, आपको प्रीलिम्स भी देखना है, आपको एक बैलेंस अप्रोच रखना है। कॉमर्स ऑप्शनल एक पार्ट है उसका, केवल कॉमर्स ऑप्शनल के बेसिस पे आप ऑफिसर नहीं बन रहे हो ना, तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, है ना। नेक्स्ट है सेक्शन बी को डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। सेक्शन बी हमारा जो है एचआरएम एंड आईआर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका अगेन कंपलसरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 5 आर द पार्ट ऑफ कंपलसरी क्वेश्चन। 150 वर्ड्स में आपको हर एक क्वेश्चन को आंसर करना है। 5A, डिस्टिंग्विश ट्रांसफर फॉर प्रमोशन और डिमोशन एंड स्टेट द पर्पस ऑफ रिसोर्टिंग टू ट्रांसफर। भाई 2 पार्ट में पूछ लिया ये भी। तो 5A एक तो छोटा क्वेश्चन, उसमें भी 2 पार्ट में पूछा, यानी कंप्लीट नॉलेज निकलवा रहे हैं आपके अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5B। जैसे लाइन एंड स्टाफ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, वैसे 360 डिग्री, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो कॉमन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो आएंगे और उसको रटते रहना है, उसको क्रिएटिवली हैंडल करना सीखना है आपको, ठीक है। तो 360 डिग्री पे आपका क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस दी 4 इंटीग्रेटेड कंपोनेंट ऑफ 360 डिग्री फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5C। क्या पूछा है, एक्सेसिव टर्नओवर ऑफ लेबर इज नाइदर इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर नॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉई, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। एट्रेशन पे कई बार न्यूज पे आर्टिकल मैंने आपको शेयर किए थे, कई बार मैंने आपको ये अपडेट किया था कि एट्रेशन या लेबर, जहाँ पे आपने पिंक स्लिप के बारे में भी पढ़ा था। तो ये जो वर्ड्स हैं ना, अगर आप अपने आंसर में पुट करते हैं, क्यों न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, यही कि ले, अगर आपने न्यूज़ नहीं अपडेट लिया तो आपने क्या, आप ले लैंग्वेज में लिख के आ जाओगे, लिख के तो सारे आएंगे, लेकिन आपकी बिल्कुल ले लैंग्वेज होगी कि हाँ भाई टर्नओवर है ज़्यादा, तो कंपनी को भी खर्चा है, ट्रेनिंग वेनिंग करने का खर्चा है, एम्प्लॉई को भी खर्चा है कि भाई नई जॉब सर्च करो, वहाँ पे सेटल हो, वहाँ के एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट करो, है ना। फिर उसके बाद वर्किंग आवर, फिर फैमिली, वर्क लाइफ बैलेंस। लेकिन अगर आपने न्यूज़ से अपडेट दिया तो आप पिंक स्लिप वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, है ना। और भी आप कई सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे जो है मूनलाइट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूज़ को अगर कवर अप करते हैं तो आपके आंसर को एक वैल्यू एडिशन मिलता है, क्योंकि हर एक मार्क्स आपकी रैंक डिसाइड करता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5D, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर कॉग्नियल इंडस्ट्रियल रिलेशन। एक अच्छी रिलेशनशिप में आपको क्या लगता है कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अगेन एग्जामिनर ने आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे चेक की है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5E, स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस मैनेजर, ठीक है। तो कंक्लूड करें क्वेश्चन नंबर 5 को। कंपलसरी क्वेश्चन, 10 मार्क्स ईच, टोटल 50 मार्क्स, फुल ऑफ क्रिएटिविटी। आपका एग्जामिनर आपका टेस्ट कर रहा है कि आपको लिखने कितना आता है, ठीक है। नेक्स्ट है बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6A, द अप्रोच टूवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज अंडरगॉन ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट स्टेजेस and this process of transformation is still going on, explain the statement। तो ये 20 मार्क्स का है। अब आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अप्रोचेस पता होने चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे इस आंसर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6B, डिस्कस द वीकनेस। तो आपको वीकनेस बतानी है, स्ट्रेंथ नहीं पूछा है आपसे।
ठीक है। सो डिस्कस द वीकनेस ऑफ कॉन्सलिएशन मशीनरी इन सेटलिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, सजेस्ट सुटेबल मेजर टू मेक कॉन्सलिएशन मशीनरी इफेक्टिव। दो पार्ट में क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। एक तरीके से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये मशीनरी आप लोग डेफिनेटली इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में कवर अप करते हो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आपका जो टॉपिक है उसमें आप इसे कवर अप कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6C, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द प्रोसेस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन इज डिपेंडेंट ऑन जॉब एनालिसिस एंड रिलेटेड टू द जॉब रिक्वायरमेंट। लो जी, यहाँ पे भी सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्सड अप कर दिया और आपसे पूछा कि जो जॉब स्पेसिफिकेशन का प्रोसेस है पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर उसके बाद जब प्रोसेस पता होगा तभी आप बता पाओगे कि वो कैसे जॉब एनालिसिस से रिलेटेड है या जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। उसके लिए आपको जॉब एनालिसिस भी पता होना चाहिए, है ना। तो कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, कोई एक टॉपिक नहीं है, यहाँ पे मिक्स्ड कर दिया है, आपकी क्रिएटिविटी देखी जा रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7A, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ना 10 मार्क्स डिवाइड नहीं किए, बट एग्जामिनर ने यहाँ पे एक और स्ट्रैटेजी प्ले की। क्या की, दो पार्ट में पूछ लिया कि चलो चलो स्टेटमेंट बताओ, स्टेटमेंट मुझे ये बताओ कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे प्री रिक्विजिट है ह्यूमन रिसोर्स के लिए, उसकी अच्छी मैनेजमेंट के लिए। फिर दूसरा बोला अच्छा ठीक है, ये बताने के बाद ये भी बता दो कि इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो दो पार्ट में क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7B आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शनल है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज ऑफन वेरी सीरियस, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, as also equally frustrating from the viewpoint of organization. Suggest the method which can improve the objectivity of recruitment process. अब आपने तो कई लोगों ने तो बहुत सारे प्रोसेस रट लिए होंगे, लेकिन आपको इस स्टेटमेंट के पे जो लिंक कर रहा होगा, सॉरी प्रोसेस, आपको वही देने हैं 20 मार्क्स का, क्योंकि वेटेज है तो आपको कम से कम मिनिमम 4 to 6 पॉइंट्स देने ही चाहिए, क्योंकि 20 मार्क्स इसका वेटेज है, ठीक है। और आपको बताना है कि जो मेथड है वो कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। क्लियर। नेक्स्ट 7C, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया heavily dependent on harmonious industrial relation. Explain the impact of globalization on industrial relation. क्रिएटिव राइटिंग है और पता है बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो, देख के ही लग रहा है कि इसमें काफ़ी आपके पॉइंट माइंड में आने चाहिए। कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट है थोड़ा एक दो लाइन उसके लिए लिख लोगे कि भाई कैसे जो है हार्मोनियस रिलेशनशिप इंडस्ट्रियल, यानी कि जो रिलेशन है किसका किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, वर्कर का, ट्रेड यूनियन का, ठीक है, इकोनॉमी का एज अ होल, है ना, कैसे इन सबका हार्मनी होना चाहिए, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन यानी इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम उतर गए, एक इंडस्ट्री वर्क कर रही है इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो आप जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन का किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन पे। तो आप कई सारे एग्जांपल है, जैसे आपकी जो टाटा इंडस्ट्री है वो कई पार्ट ऑफ द कंट्री में है, आपकी इन्फोसिस है वो कई पार्ट ऑफ द कंट्री में है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप पुट करके इस आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। टोटली क्रिएटिविटी पे है ये, इस पे अगर आपने कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं भी ली है काफ़ी अच्छा आंसर लिख सकते हो अगर आपने क्रिएटिविटी की है तो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8A, क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो ये भी आपका क्रिएटिव पे है, पब्लिक सेक्टर हमें सब पता है क्या है, उसमें आपको स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज बताने हैं, क्या। स्टेट द क्राइटेरिया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, ऑल्सो पॉइंट आउट द राइट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन। राइट्स बताने हैं, रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन सब बुक में, और स्पेसिफिकली क्लासेस के दौरान में आपको जो सप्लीमेंट्री नोट्स हैं उसमें कवर्ड है ये सारे पॉइंट्स। आपको सिर्फ अब ये ट्रस्ट, आपको आई बिलीव जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है आपको ट्रस्ट हो जाना चाहिए कि आपको सिर्फ सब कुछ आपको मिला है, आपको उसे पढ़ना है अच्छे से, एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम वन हेड, ठीक है। उस पर ट्रस्ट करिए, उस पर कंप्लीटली हार्डवर्क पुट करिए, रिजल्ट डेफिनेटली है, ठीक है। तो आप उस पर हम कंप्लीटली इसलिए इन टच में रहते हैं न्यूज़ रिलेटेड से कि कौन से टॉपिक अभी रिसेंट न्यूज़ में है जो कि आपके क्वेश्चंस का फॉर्म बन सकते हैं, आपके आंसर राइटिंग का पार्ट बन सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट 8C, लास्ट क्वेश्चन, कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडिया has not been very successful. Comment. Discuss the suggestions to be made to make the functioning of collective bargaining effective. ठीक है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, आपकी क्रिएटिविटी चेक की है। अगर कंक्लूजन ड्रॉ करें ना कि आपका ये जो पेपर 2 है, पेपर 1 से टोटली डिफरेंट पेपर है। पेपर 1 में जैसे कि आपने देखा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने मिले, काफ़ी
मतलब कंफर्टेबल वे में आप उसे टैकल कर सकते हैं। थ्योरी की बात करी हूँ, न्यूमेरिकल तो ऑब्वियसली विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क करता है आपके, बट अगर हम थ्योरी की बात करें तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप आराम से उसे टैकल कर लोगे। लेकिन आपको जो, अगर हम पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ही चेक की जा रही है। कंप्लीट जैसे कि आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ-साथ एग्ज़ामिनर को पूरी-पूरी उम्मीद है आपसे कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। आपकी जो, आप एक ऑफ़िसर की तरह जब बन रहे हो, आप जो पोस्ट है आपकी, आपको हर चीज़ बहुत ही स्मार्टली हैंडल करनी है, तो वो स्मार्टनेस आपको आज से लानी है, आज की डेट से आपको वो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। इसीलिए मैं हर बार हर स्टूडेंट को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मत सोचो कि जब ट्रेनिंग के लिए जाओगे तब ऑफ़िसर बनोगे। लेकिन अगर आज ही से सोचने लगोगे कि आप ऑफ़िसर हो ना, तो छोटी-छोटी चीज़ों में स्मार्ट डिसीज़न मेकिंग करोगे, आर्ग्यूज़ नहीं करोगे, ईगो नहीं लेकर के आओगे। कौन मतलब एक अच्छी नागरिक की तरह आपको कैसे चीज़ें, एक ऑफ़िसर की तरह आपको कैसे चीज़ें डील करनी है। आपकी डे इन डे आउट में आपको बहुत स्ट्रगल होता होगा, बहुत ज़्यादा लाइफ़ सिचुएशंस आप फेस करते होंगे, किसी दिन खाना अच्छा नहीं मिल रहा, किसी दिन नींद नहीं आ पा रही, किसी दिन टारगेट नहीं पूरा हुआ। एक ऑफ़िसर की तरह सोचोगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉल्यूशन पे वर्क करोगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सब हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आज से आपको अपने सॉल्यूशंस हर एरिया ऑफ द लाइफ़ में सॉल्यूशंस पे वर्क करना है, सॉल्यूशंस खोजना है, जो ऑब्वियसली आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो बेटर है हमें क्या करना है, बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है। तो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन से आपको 0.1% भी वैल्यू एडिशन मिला हो, तो प्लीज़ कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन के 2 ही मोड हैं, अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर देना, नहीं तो अपने वर्ड्स में आप कन्वे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे साथ, लेकिन कम्युनिकेट ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको सेशन से एक्चुअली में कैसे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है? तो इसे टू वे कम्युनिकेट करना है। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं, तो इसमें आपको मुझे सपोर्ट करना है और मुझे पता चलना चाहिए कि आपको इन सेशन से बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, ताकि मैं ऐसे सेशंस और विथ वैल्यू एडिशन टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करती रहूँ। आपके कोई व्यूज़, आइडियाज़ एंड सजेशंस हैं, कोई पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है मैंने डिस्कस नहीं किए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं डेफिनेटली उसे एनालाइज़ करूँगी और फॉर मैक्सिमम गुड लेकर के आऊँगी। तो कीप वर्किंग हार्ड एंड टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।